अब ये डील ऑफ द सेंचुरी क्या है जिसको ट्रंप जो है वो ट्रम्पेट करता है कि ये मेरा विजन है और इससे पीस आ जाएगा पूरे रीजन में। सिंपली इस डील ऑफ द सेंचुरी को दो हिस्सों में, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क और एक है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। यानी कि पार्ट ए जो है वो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है। इसका मतलब ये है कि वेस्ट बैंक में जितनी भी ज्यूइश सेटलमेंट्स हैं इज़राइल उसको अनेक्स कर लेगा। उनको अनेक्स करने का मतलब ये है कि पैलेस्टीनियंस के पास सिर्फ 15% लैंड रह जाएगी। दूसरे नंबर पर जो रेफ्यूजीज हैं वो वापस नहीं आ पाएंगे। देयर इज़ नो राइट फॉर दीज रेफ्यूजीज टू रिटर्न। तीसरे नंबर पर ईस्ट जेरूसलम जो कि अल कुदस अल शरीफ है, दैट हैज़ रिमेन्ड डिस्प्यूटेड बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज, रेदर 3 मेजर रिलीजन्स ऑफ अब्राहम, वो ज्यूइश स्टेट का कैपिटल होगा। ये तीनों चीज़ों की डिमांड मुसलमान कर रहे थे। यानी अरब्स ने ये डिमांड की थी कि ये तीनों चीज़ें अगर इज़राइल मान ले तो हम उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार हैं। नंबर 1, 1967 में छीनी हुई लैंड को वापस कर दें, और उस लैंड को अगर वापस करेंगे तो ऑलमोस्ट 45% टोटल टेरिटरी ऑफ पैलेस्टीनियंस वो पैलेस्टीनियंस को मिल जाएगी। उसके ऊपर वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएं, ये दूसरी शिक थी। और उस इंडिपेंडेंट स्टेट का कैपिटल ईस्ट जेरूसलम हो जो कि अल कुदस अल शरीफ जिसमें मस्जिद अक्सा है। और तीसरे नंबर के ऊपर जो रेफ्यूजीज 1948 में भाग गए थे, चले गए थे, माइग्रेट कर गए थे, उनको वापस आने की इजाज़त दी जाए। ये तीनों की तीनों डिमांड्स को अरब्स मानते थे। इस डील ऑफ द सेंचुरी में ट्रंप ने इन तीनों डिमांड्स को मुस्तरद करके इसका फैसला इजराइल के इंटरेस्ट के हिसाब से कर दिया कि ना तो वो रेफ्यूजीज वापस आएंगे, नंबर 2 ना ही पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगी, बल्कि जो पैलेस्तीन के अंदर ज्यूइश सेटलमेंट्स हैं वो भी चली जाएंगी इज़राइल की स्टेट को, और इज़राइल की स्टेट का कैपिटल भी ईस्ट जेरूसलम यानी कि अल कुदस अल शरीफ को बनाया जाएगा जिसमें मस्जिद अक्सा मौजूद है। अब ये तो हो गया पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। जो दूसरा पार्ट है इसका उसको कहते हैं इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। उसके तहत अगर ये चीज़ें पैलेस्टीनियंस ने मान ली तो फिर उनको $50 बिलियन दिए जाएंगे। यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, जो इस वक्त महमूद अब्बास जिसको क़यादत कर रहे हैं और वो प्रेसिडेंट हैं वेस्ट बैंक में, उनको $50 बिलियन दिए जाएंगे ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लें। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड किया जाएगा? 10 सालों में बिल्ड किया जाएगा। गज़ा स्ट्रिप और जो वेस्ट बैंक है, अगर एक तरफ जो है वो गज़ा स्ट्रिप है तो दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है, उसके बीच में से एक टनल जाएगी, इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। बीच में इज़राइल है और दूसरे नंबर पर गज़ा स्ट्रिप के साथ मेडिटरेनियन सी है। मेडिटरेनियन सी में जो एक पोर्ट बनाई जाएगी उनके लिए, डीप सी पोर्ट, और एक एयरपोर्ट वहाँ पे बनाया जाएगा। अलग इस तरीके की चीज़ें हैं। और उसके बदले में ये पॉलिटिकल डिमांड्स उनके सामने सिंपली जो पीस, ये जो डील ऑफ द सेंचुरी जिसका नाम दिया गया, या पीस विजन ऑफ ट्रंप जिसने नाम दिया गया है कि आप पैलेस्तीन का फैसला इजराइल के इंटरेस्ट के मुताबिक कर दें और आपको $50 बिलियन दे देते हैं, आप खुश रहो। यानी $50 बिलियन के बदले में फ़लस्तीन जो है इजराइल को दे दो। ये है आपकी डील ऑफ द सेंचुरी या मिडल ईस्ट प्लान जो इस वक्त हमारा मौजूद है। अब हमें देखना है, एनालिसिस करना है इसके ऊपर कि इसकी रीजंस क्या हैं, क्यों ये एक तरफा किस्म की डील की गई है, ट्रंप और इजराइल इतने बोल्ड क्यों हो गए कि सारे के सारा फ़लस्तीन वो हज़म करने के दर पे हैं, और इसकी कॉजेज़ के ऊपर, ये सारी कॉजेज़ और उसके बाद उसके प्रॉस्पेक्ट्स मैं 3-4 जो हवाले हैं उसमें से आपको निकाल के पेश करूँगा। फॉरेन अफेयर्स, अल जज़ीरा, और तीसरे नंबर पर आपका फॉरेन पॉलिसी, ये तीनों से निकाल के आपको बताऊँगा। नंबर 1 जो कि अक्सर टाउट किया जाता है कि अब जो पैलेस्टाइन का मसला इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा है,
ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि अरब कंट्रीज़ के लिए भी, जो कि इस कॉज के लिए लड़ रहे थे 1948 से लेकर ऑनवर्ड। अब अमेरिका ने ख़ास तौर पे ओबामा के दौर में जो पॉलिसी दी थी एशिया पिवट की, इसका मतलब है कि फॉर अमेरिका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू थॉट चाइना's rise and not Middle East and Central Asian states, I mean Afghanistan. Both of these regions have fallen out of American top priority lists, and now Asia Pacific has become the most priority for them. नंबर एक, बल्कि दूसरे जो ज़्यादा इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पे सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज़ और ईरान, ये आपस में लड़ रही हैं और ये दोनों फ़लस्तीनियन कॉज के बहुत बड़े लीडर्स थे। सऊदी अरेबिया और वो लीडर था बाकी सारी अरब कंट्रीज़ का, अरब लीग का, और ईरान जो था वो भी बहुत बड़ा सपोर्टर था। अब ये चूँकि आपस में लड़ रही हैं, इनके इंटरेस्ट्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट में जा चुके हैं, दे हैव फॉरगॉटन the Palestinian cause and nobody is going to come to support them. That is why Israel has become bold. Israel is now talking about the solution of Palestine according to its own interests. ये भी बहुत बड़ी रीज़न है। और ख़ास तौर पर ये डिवीजन्स कब हुई, ये 2010-2011 में जब अरब स्प्रिंग आया और अरब स्प्रिंग के नतीजे में रिजीम्स चेंज हुई, बल्कि फिर वेस्ट ने इंटरवीन भी किया और बहुत सारे रिजीम्स जो हैं वो टूट गई। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस आया, फ़ौज डिस्बैंड हो गई, पुलिस ख़त्म हो गई, जस्टिस सिस्टम ना रहा। इस इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम में फिर बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उन्होंने टेरिटोरियल क्लेम के लिए लड़ना शुरू कर दिया, सिविल वॉर हुई, यहीं से दाइश उभरी, अलकायदा उभरी, और सिविल वॉर में एक सेक्टेरियन रंग उस वक़्त आया जब सऊदी अरेबिया और ईरान भी मुलव्वस हुए और ईरान ने शिया धड़ों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, सऊदी अरेबिया ने सुन्नी धड़ों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तीसरे नंबर पर जो सल्फ़ी अलकायदा माइंडसेट के लोग थे वो सामने आ गए। तो इस सारी खेल में इज़राइल बहुत बोल्ड हो गया। अब ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं जो अपोलोजिस्ट्स हैं कि ये सारा इसराइल का किया धरा है या अमेरिका का किया धरा है, लेकिन इसमें वी विल हैव टू डू आवर ओन सोल सर्चिंग। सबसे पहले अपने घर में मसाइल होते हैं तो फिर बाहर के आके उसको हवा देते हैं, और बाहर वाले क्यों ना दें, उनको देनी भी चाहिए। अच्छा, अब ये एक रीज़न है क्योंकि ख़ुद इतनी ज़्यादा डिवीजन है इस्लामिक दुनिया के अंदर कि अब फ़लस्तीन के लिए रोने के लिए कोई भी नहीं है। और इवन सो मच सो कि अरब कंट्रीज़ जो अरब लीग है, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट इज़राइल के साथ पसे पर्दा एक इत्तेहाद में शामिल हो चुके हैं टू डाउन प्ले ईरान, क्योंकि ईरान की बढ़ती हुई ताकत जो मिडल ईस्ट के अंदर है उसको रोकने के लिए ये दोनों पसे पर्दा यकसां हो चुके हैं। अब सऊदी अरेबिया का बड़ा मुतालबा ये नहीं है कि फ़लस्तीनियन कॉज को फ़लस्तीन या अरब के इंटरेस्ट के मुताबिक हल किया जाए। सऊदी अरेबिया, यूएई का बड़ा मुतालबा ये है कि ईरान को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका और दुनिया की पावर्स हमारी सपोर्ट करें, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इवन जो ईरान की सपोर्टेड हिजबुल्लाह जो कि फ़लस्तीनियन कॉज के लिए लड़ती थी, अब वो ईरान के कॉज के लिए सीरिया में लड़ रही है सुन्नी मुतहारब धड़ों के ख़िलाफ़। अब आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इज़राइल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो जैसा मर्ज़ी करे आपके साथ। तो हम कह सकते हैं कि अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड इज़ दिस सिविलियन स्ट्राइफ एंड नॉट पैलेस्टीनियन कॉज। ये भी एक रीज़न है। फिर उसके बाद राइजिंग नेशनलिज्म इन द होल वर्ल्ड, जैसे इंडिया में अनेक्स किया कश्मीर को, इसी तरीके से और भी दूसरी तीसरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी इस्लामोफोबिक चीज़ें होती हैं या ऑपरेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स, दैट इज़ बिकम अ नॉर्मल नाउ इन द वर्ल्ड, दैट हैज़ बिन लीगलाइज्ड, क्योंकि इस्लाम को इतना मेलाइन किया गया। तो इज़राइल के अंदर भी बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत जो कि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, उसका भी यही कदम एक इंटरनेशनल वेव की ही कंटिन्यूटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो है मौजूद थीं और इन्होंने होना ही था। अब आगे हम देखते हैं कि क्या इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे, फ्यूचर में क्या चैलेंजेस और क्या प्रॉस्पेक्ट्स होंगे। चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं।
ज़ाहिर है कि इजराइल यहाँ पे नहीं रुकेगा, पूरी की पूरी जॉर्डन वैली को लेने की कोशिश करेगा और पूरी जॉर्डन वैली के अंदर जॉर्डन रिवर के ईस्ट और जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक तो उसने ऑलमोस्ट अनेक्स कर लिया, और जॉर्डन रिवर के जो ईस्ट बैंक में आपका जॉर्डन है, तो जॉर्डन को भी वो अनेक्स करने की कोशिश करेगा। ऊपर सीरिया में भी उसकी एक्सपेंशन होने का ख़तरा है। तो इज़राइल विल नॉट स्टे लिमिटेड टू दिस प्लेस, इज़राइल में एक्सपेंड फर्दर। एक तो इसका चैलेंज ये है, लेकिन दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट ये है कि जब सारा अनेक्स अगर पैलेस्टाइन को कर लेगा तो बहुत बड़ी जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी मौजूद होगी इज़राइल में। इज़राइल में इस वक्त 2 मिलियन, इज़राइल के अंदर इस वक्त 2 मिलियन पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स मौजूद हैं जो अरब्स हैं, और इज़राइल में डेमोक्रेसी है और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी उनकी जो लेजिस्लेचर है वहाँ तक पहुँचते हैं। अगर वो इज़राइल को अनेक्स कर लेता है, इज़राइल पैलेस्तीन को अनेक्स कर लेता है, तो इसका मतलब है कि ज्यूज़ और उसके साथ जो कि 1 करोड़ के से कम हैं, ज्यूज़ और उसके साथ अरब्स जो हैं वो तकरीबन इक्वल पॉपुलेशन प्रपोर्शन में हो जाएंगे, यानी डेमोग्राफिकली अरब्स की भी पावर हो जाएगी। और अगर इज़राइल डेमोक्रेटिक रहता है और वो ज्यूइश स्टेट नहीं रहता है, वो हक देता है बाकी सबको भी वोट का और रिप्रेजेंटेशन का अपनी पार्लियामेंट में, तो अरब्स की भी एक अच्छी खासा इन्फ्लुएंस वहाँ पे हो जाएगा, इवन इफ इट्स only one state which is a secular democratic state, and if Israel tries to impose Jewish character upon that state, तो फिर वो डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा और इसी तरीके से इंटरनेशनल जो इस वक्त लिबरल सिस्टम है उसमें उसको वो अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो इज़राइल के लिए काफ़ी परेशानी इस सूरत में बन सकती है। दूसरा एक प्रॉस्पेक्ट मैं जो देखता हूँ, मेरे ख्याल में इस वक्त जो इस्लामोफोबिया है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए से फैलाया गया है, और वो इंटरनेशनल मीडिया ज्यूज़ और अमेरिका के ज़ेरे असर है। हो सकता है कि सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज़ के जो इत्तेहाद है इज़राइल के साथ, उससे अमेरिका को भी खुशी, जिस तरीके से ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन किया था कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में उनका साथ दे आकर, इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि ये अरब कंट्रीज़ के साथ अगर इत्तेहाद होता है इजिप्ट का, अरब लीग का, तो फिर वो जो इस्लामोफोबिक कैंपेन जो स्टार्ट हुई 9/11 के बाद वो शायद ख़त्म हो जाए और अमेरिका की सपोर्ट हासिल हो जाए। बहुत सारे जो अप्रेस्ड मुस्लिम्स हैं दुनिया में जिनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन का मौका मिल गया इस न्यू नॉर्मल के बाद, इंडिया को, म्यांमार को, चाइना को, उसके लिए फिर एक आवाज़ खड़ी हो सके इंटरनेशनल कम्युनिटी में। जिस तरीके से हम इंडिया में कश्मीर का मामला देखते हैं या CAA का इंडिया के मुसलमानों के लिए मामला देखते हैं, आसाम के मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे चूगूर के मुसलमानों का मामला देखते हैं, म्यांमार का मामला देखते हैं, तो हो सकता है कि इससे एक बेहतरी आए इंटरनेशनल मीडिया कैंपेन में।